बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का टीचर चौधरी शकील अहमद। हम लोग स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर तौसा कैंपस के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मौजूद हैं। इंशाल्लाह अभी हम केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। हम लोगों ने सीखा था कि ग्रीक ने हमें बताया मैटर को जब डिवाइड किया जाए स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल बनते जाते हैं, अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा आप उसे फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकेंगे। वो पार्टिकल ऑफ मैटर जिसे फर्दर डिवाइड ना किया जा सके उसे हमने एटम कहा था। ये किन की थिंकिंग थी? ग्रीक फिलोसफर्स की। और एटम का नेम भी किसने दिया था? ही वाज डेमोक्राइटस। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये एक पीस ऑफ मैटर है। अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें या हैमर से स्ट्राइक करें तो ये छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाएगा। उन छोटे छोटे पीसेस को जिन्हें फर्दर डिवाइड ना किया जा सके हम एटम कहते हैं। दिस वाज द थिंकिंग ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स। अब हमें फर्दर मैटर के बारे में सीखना है। तो बेटे देखिए, जब हम बात करते हैं मैटर की, इसे हम क्लासीफाई करेंगे दो तरह से। फिजिकल स्टेट की बेस पे भी हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा केमिकल कंपोजिशन या केमिकल नेचर की बेस पे भी हम मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मैटर को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसको टू मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है जी फिजिकल स्टेट की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन, और दूसरी है बेटे केमिकल नेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अगर आप मैटर को फिजिकल स्टेट की बेस पे डिवाइड करते हैं तो आपको 4 स्टेट्स मिलेंगी: gaseous state, liquid, and that is solid, and last one is 4th state of matter, that is plasma. Okay, इनमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किस मैटर की है? कौन सी स्टेट ऑफ मैटर नेचर में ज्यादा है, कौन से स्टेट ऑफ मैटर नेचर में कम है, ये हम चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट अभी हमने बात करनी है केमिकल नेचर की बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बेटे याद रखना, मैटर को हम केमिकल नेचर की बेस पे 2 फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज प्योर फॉर्म एंड द अदर इज इम्प्योर फॉर्म। याद रखिएगा, जो प्योर फॉर्म है इसे हम सब्सटेंस भी कहते हैं, और जो इम्प्योर फॉर्म है इसे हम मिक्सचर भी कहते हैं। फर्दर याद रखिएगा, जो मिक्सचर है इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। बेटे जो मिक्सचर है ये 2 कैटेगरी का होता है। एक है जी होमोजेनियस मिक्सचर एंड द अदर इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमो मीन सेम होता है और हेटेरो मीन डिफरेंट। ये फर्दर बेटे जब इसकी कैटेगरी आप डिस्कस करते हैं तो यकजान एक फेज में जो एग्जिस्ट करे और जिसके कंपोनेंट डिफरेंट हों, जिसके कंपोनेंट अलग अलग हों। जैसे वाटर के अंदर अगर आप सैंड या कोई स्टोन या अदर कोई डस्ट पार्टिकल डाल लेते तो हेटेरोजीनियस होगा। वाटर में आप शुगर डाल दें और कोई साल्ट मिक्स कर लें तो आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा। बट डिटेल्ड डिस्कशन जिस पे हमने करनी है दैट इज सब्सटेंस।
बेटे याद रखना, सब्सटेंस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द वन इज एलिमेंट, मीन प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। 2 तरह से डिवाइड हो सकता है, एलिमेंट एंड अदर इज कंपाउंड। ओके, एलिमेंट को हम अगर डिस्कस करें तो किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नेम हम यूज करते हैं दैट इज एटम। और बेटे कंपाउंड की 2 कैटेगरी होती हैं, एक है जी आयोनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवेलेंट। कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, आयोनिक या फिर कोवेलेंट। बट अभी हमने इनकी डिस्कशन नहीं करनी, ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं बेटे, जब आप मैटर के हवाले से डिस्कशन करेंगे तो ये सारी बातें आपको एंट्री टेस्ट में हेल्पफुल होंगी। एंट्री टेस्ट के हवाले से भी कंसेप्ट आपने साथ साथ क्लियर करने हैं और ये बातें आपने याद रखनी है। बट अब डिटेल्ड डिस्कशन जिस पे हमने करनी है दैट इज एटम। बेटे याद रखना, एटम के बारे में ग्रीक लोगों ने कहा था दिस इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड into smaller particle or smaller constituents। ग्रीक कहते थे एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन ग्रीक के कंसेप्ट थ्योरेटिकल बातों पे बेस करते थे, उनके पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं थी। लेकिन अब हम जब एटम के बारे में जानते हैं तो बेटे याद रखना, एटम को डिवाइड किया जा सकता है, इससे एनर्जी भी ऑब्टेन की जा सकती है। इसमें एटम में ढेर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल भी मौजूद हैं। तो फिर इसे अब हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो सुनिए, हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which may or may not exist independently and can take part in a chemical reaction is called atom। बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट जिसके बारे में पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है आजादाना, वो एग्जिस्ट कर भी सकता हो और मे नॉट ना भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, यानी दोनों चांसेस हैं, वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। इसका मतलब यह हुआ एटम की 2 कैटेगरी हुई, एक वो कैटेगरी ऑफ एटम जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है और दूसरी वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो बेटे जो इंडिपेंडेंटली जिसकी हम बात करते हैं मे, तो मे का मतलब जो एग्जिस्ट कर सके उसमें नोबल गैसेस शामिल हैं। ओके, और नोबल गैसेस कौन सी हैं आप इनके बारे में जानते हैं? अगर नहीं याद तो बेटे ये देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। बेटे ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, इन्हीं को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं और ये एटम भी कंसीडर होते हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करें मे नॉट, कायनात में बेटे
नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम में नॉट वाली कैटेगरी को डिस्कस करेंगे तो फिर आप यहां पे बता सकते हैं H2, N2, O2 एंड सिमिलरली ये सारे के सारे जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ये जितने भी गैसेस या दूसरे एलिमेंट्स हैं बेटे ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि डाई, ट्राई या इन अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर बेटे याद रखिएगा, जो मास ऑफ एटम है वो 10 रेज़ टू पावर -27 टू 10 रेज़ टू पावर -25 किलोग्राम होता है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं बेटे, इसका जो मास ऑफ एटम होता है किलोग्राम में अगर हम मेजर करें तो इस रेंज में आता है, और आमतौर पे मास ऑफ एटम को हम AMU में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ये भी यूनिट ऑफ मास है। तो बेटा देखिए, अगर आप 1 AMU की बात करेंगे उसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। ओके, 1 AMU is equal to 1.661 10 raised to power -27 किलोग्राम। तो ये एक AMU की वैल्यू आपने याद रख लेनी है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ है जो एंटीटेस्ट से रिलेट करता है, उसको अभी मैं कुछ देर के बाद डिस्क्राइब करूंगा। जब हम डायामीटर ऑफ एन एटम की बात करते हैं तो याद रखिएगा, डायामीटर ऑफ एटम 0.2 नैनोमीटर होता है। फर्दर इसको अब हमें चेंज करना है। देखिए जी, 0.2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.2 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर। बेटे ये जो आपको मैं कन्वर्जन सिखा रहा हूँ, ये जो बातें बता रहा हूँ, यही हमारे एंट्री टेस्ट के MCQs हैं। फर्दर आपने याद रखना है कि ये बराबर है जी 2, आप इसको याद रखेंगे, ये बराबर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -10 मीटर। और फर्दर आपने याद रखना है ये बराबर आएगा जी 2 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये वाला सैंपल इसको हम पढ़ते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग, इस तरह से। तो दिस इज, ये 10 रेज़ टू पावर -10 के बराबर होता है। ये देखिए, A अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। ऑफ कोर्स दिस इज एन MCQ। लीजिए, इसको अल्फा, बीटा, चार्ली ये नाम दे दें, और इस तरह डेल्टा ऑप्शन में आपके पास आंसर आता है जी ऑल अबव। अगर आपसे कोई पूछे कि डायामीटर ऑफ एटम किस रेंज में होता है या वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ एन एटम इज, अब आपने तो बेटे ये वैल्यू पढ़ी है बुक में या फिर ये वाली, अब आपने बुक में तो यही वैल्यू 1 पढ़ी है या 2 पढ़ी है, लेकिन उसने जस्ट यूनिट्स को चेंज करके आपको ये वाले ऑप्शन दे दिए। आपने परेशान नहीं होना, जस्ट क्रिटिकली थिंक करें, उसे समझें और बेटे इस तरह से डेल्टा ऑप्शन ठीक होगा आपका। इट मीन ये सारे के सारे डायमीटर ऑफ एन एटम हो सकते हैं, जस्ट इनके यूनिट्स चेंज हो गए। ओके, जब हम एटम की बात करते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि
एटम को बेटे हम डिवाइड कर सकते हैं और उसको स्मॉलर पार्टिकल में भी चेंज कर सकते हैं। जब एटम को डिवाइड करेंगे तो हमें सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे। इसका मतलब यह हुआ एटम को ब्रेक करके छोटे छोटे इस एटम को ब्रेक करके इसके फर्दर छोटे पार्टिकल में डिवाइड किया जा सकता है। यस, ये देखिए, ये एक एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और उसके गिर्द ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स शेल्स और एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में मौजूद होते हैं और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ये सेंटर में एटम का न्यूक्लियस है जिसमें ढेर सारे सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और हम कहते हैं मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैव बीन डिस्कवर्ड। यस, तो देखिए यहाँ ढेर सारे पार्टिकल हमारे पास है जी। एक है प्रोटॉन, उसके बाद दूसरा है जी न्यूट्रॉन और उसके बाद इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली न्यूट्रिनो एंड positron and hyperon and so many other particles are also available। ये भी याद रखिएगा more than 100 such सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेटे नॉन है। उनमें से ये जो 3 हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें हम फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, इट मीन ये सारे के सारे हैं तो सब एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन में से जो 3 हैं ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। देखिए बेटे, अगर आपसे एमसीक्यू पूछी जाए और कहा जाए कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो ऑप्शन में देखिए जी वो आपको ये अल्फा, ये बीटा, ये चार्ली और ये डेल्टा। आपको कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल, तो यकीनन आप इस डेल्टा ऑप्शन को ही चूज करेंगे। साफ जाहिर है ये 3 तो फंडामेंटल है और ये फंडामेंटल नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल है मगर फंडामेंटल नहीं है। हाँ, अगर वैसे ऑप्शन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स और ऑप्शन में इनमें से कोई से 3 नेम दे दे और डेल्टा में ऑल अबव आ जाए तो फिर वो ऑल अबव ही ठीक होगा। ओके जी, फर्दर बेटे आपने याद रखना है, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपसे पूछा जाता है डिफाइन एटम एंड नेम द 6 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स आप ये वाली प्रॉपर बेटे डेफिनेशन लिखेंगे, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ये वाले नेम लिख देंगे। अगेन यहाँ पे एक एमसीक्यू मौजूद है, देखिए जी 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे देखिए AMU के अकॉर्डिंग क्या एमसीक्यू आती है जी, आपसे पूछा जाता है 1 AMU इज इक्वल टू, तो ऑप्शन है जी अल्फा दैट इज
661 10 raised to power minus 27 kilogram, beta 1.661 10 raised to power 1.661 10 raised to power minus 24 gram, Charlie 1.661 10 raised to power minus 21 milligram, delta all above। तो बेटे आप डेल्टा ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज सेम है, जस्ट इनके यूनिट्स चेंज कर दिए गए। अब आपने ये एंटी टेस्ट की एमसीक्यू है और एनुअल एग्जामिनेशन के लिहाज से भी आपने इसे याद रखना है। एनुअल में खैर सिंपल वैल्यू आती है, एंटी टेस्ट में आपको इसके यूनिट्स चेंज करके ये वाली वैल्यू या ये वाली वैल्यू दी जाएगी, क्योंकि वहाँ ऑल अबव वाला ऑप्शन तो नहीं होता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा था कि अगर ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएं तो इनमें से ये सारे के सारे ठीक होंगे। ओके, ये जस्ट यूनिट चेंज करके हमने इसको डिस्क्राइब किया है। नाउ हमारे पास एक कंसेप्ट है एटम के हवाले से, दैट इज वर्क ऑफ जे बर्जीलियस। तो बेटे याद रखिएगा, जे बर्जीलियस ने भी एटम के हवाले से कुछ हमें बातें बताई थी। जे बर्जीलियस ने दो मेजर काम किए थे। एक तो उसने सैंपल्स ऑफ एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाए थे, दूसरा उसने एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए थे। और याद रखना, इसकी जो दी गई वैल्यू थी एटॉमिक मैसेज की, दैट वाज वेरी एक्यूरेट, दैट वाज वेरी क्लोज टू recent values of the atomic masses। और इसका जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड, वो भी याद रख लें, दैट इज 1779 to 1848। That was all about the atom। अब बेटे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटम को देखने के लिए ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, जिसे आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कहते हैं, वो यूज नहीं हो सकती। तो फिर इस एटम को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो बेटे टू सी द एटम हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इट मीन टू सी द एटम, एटम को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब क्वेश्चन ये है कि एटम को देखने के लिए हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर सकते, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एटम को देखने में कैसे हेल्प करती है? बेटे आपने याद रखना है, जब हम ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे और जिसे हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, बेटे इसकी जो रेंज होती है वो 500 नैनोमीटर तक होती है। यानी वो पार्टिकल्स जिनका साइज, जिनका डायामीटर 500 नैनोमीटर या इससे ज्यादा हो, उन पार्टिकल्स को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ, द ऑब्जेक्ट्स which are larger in size or having size of 500 nanometer or having diameter of 500 nanometer or above this value, they can be seen by using ordinary light microscope।
But the particles which are so much smaller, like an atom, they cannot be seen by using ordinary light or optical microscope. The reason behind this fact is the optical microscope uses beam of light. बीम ऑफ लाइट की बेटे वेवलेंथ वेरी लार्ज होती है. वेवलेंथ ऑफ ऑर्डिनरी लाइट वेरी लार्ज होने के सबब से ये देखिए ऐसे यूं, ये एक फर्ज करें, ये ऑर्डिनरी लाइट की एक वेव है, इसकी वेवलेंथ वेरी लार्ज है. जब हम पार्टिकल को देखने के लिए लाइट यूज करते हैं तो लाइट की वेव्स जाके उस पार्टिकल से टकराया करते हैं. जब वेवलेंथ बड़ी होगी, पार्टिकल छोटा होगा, तो ये रेडिएशन उस पार्टिकल से नहीं टकराएंगी, लिहाजा उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं होगा. सिमिलरली अगर यही सेम पार्टिकल है, इसके ऊपर अगर इस तरह की कोई रेडिएशन गिराई जाए जिसकी वेवलेंथ वेरी शॉर्ट हो, तो ये देखिए ऐसे यूं टकराएगी और ये फर्दर यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब वेरी शॉर्टर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को यूज करके स्मॉलर पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना पॉसिबल होता है. सेम केस हियर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन वेरी 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 स्मॉल होती है, जो कि इजीली जाके एटम को स्ट्राइक करेगी और एटम इजीली विजिबल हो जाता है. जबकि लाइट माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ ऑफ ऑर्डिनरी लाइट वेरी लार्ज होती है और इस तरह से एटम बहुत छोटा होता है और इस तरह से हमें एटम दिखाई नहीं देता. तो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर एनुअल एग्जामिनेशन में आता है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एन ऑर्डिनरी लाइट microscope cannot be used to see the atom. Give reason. Okay, an ordinary light microscope एटम को देखने के लिए यूज नहीं हो सकती. रीजन क्या है बेटे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका है. ओके, दैट वाज ऑल अबाउट द एटम. यहाँ पे एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है. आपसे अगर पूछा जाए व्हाट वाज द वर्क ऑफ जे बर्जीलियस, व्हाट डू यू नो अबाउट जे बर्जीलियस, तो आप जस्ट ये 2 पॉइंट बताएंगे. सैंपल्स वाला भी अलग से पॉइंट बना के लिखेंगे और एटॉमिक मैसेज वाला भी अलग से पॉइंट बना के लिखेंगे. और बेटे आप एग्जांपल भी लिखेंगे. एग्जांपल में आप कार्बन, हाइड्रोजन, हीलियम, इतने सारे सैंपल्स हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं. एटॉमिक मैस में भी कार्बन का एटॉमिक मैस 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14, ये आप बता सकते हैं एग्जांपल के तौर पे. और फर्दर ये सारे मैंने कोशिश की है एमसीक्यूज पॉइंट आपके क्लियर हों, एंट्री टेस्ट के भी और हमारे एनुअल एग्जामिनेशन के लिहाज से भी. फर्दर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बेटे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं. और अगर कोई कंफ्यूजन है या फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं स्टार इंस्टीट्यूट लाहौर तौसा कैंपस के बारे में, यू आर ऑलवेज वेलकम.